हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीस कुशवाहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए जो बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देख रखा है वो मैं एक बार बता देता हूँ। पहली चीज़ तो हमने संख्याओं के बारे में जितना भी हो सकता है वो सारा कुछ जान लिया है। संख्या पद्धति हमने कंप्लीट कर दी थी, इसीलिए संख्या पद्धति में और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन संख्याओं के बारे में जो डिस्कशन है वो हमने पूरा खत्म कर लिया था। कितने प्रकार की संख्या होती हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। भाज्य अभाज्य पर अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया था। फिर वहाँ से एक नई चीज़ निकल गया गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि उसमें से फिर निकल गया एचसीएफ, और फिर उसके बाद आएगा एलसीएम यानी कि गुणज वाली चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं उतनी हमने अब तक कर चुके हैं। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें गुणनखंड करा रहा था तो उसी वहाँ पर मैंने तुम्हें एक गुणनखंडन विधि बताई थी कि इस तरीके से तुम किसी का गुणनखंड निकालते हो। फिर मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दिया था वहाँ पर कि अगला लेक्चर किस पर होने वाला है। कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मान लो कोई भी संख्या ले लूँ, 256 ले लिया, चलो मैं तुमसे कह रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो। तो कैसे निकालते हैं इसको वर्गमूल? तुम सबसे पहले क्या करते हो, 256 के गुणनखंड करते हो, इसको जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ने का ट्राई करते हो। तो 256 के तुम गुणनखंड करते हो। तो समझ रहे हो, ये जो कनेक्शन था वो यहाँ पर बैठ रहा है कि वर्गमूल के साथ इसका कनेक्शन बैठ गया। सेम चीज़ घनमूल के साथ बैठेगी। तो आज के लेक्चर में हम इन पर बात करने वाले हैं। वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और इसके अलावा भी और जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे एक्स बार अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि इसके अंदर 5 है और यहाँ पर भी 5 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। ऐसा तुमने ऑप्शन में देखा होगा, क्वेश्चन वगैरह में ये चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। मतलब इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एक बार एक PYQ था वहाँ पर ये आया था। तो ऐसे जो होती है, मान लो मैं यहाँ पर ले लिया 16, हमने तो अभी तक यहाँ पर क्यूब ही देखा है, क्यूब के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। तो अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये 7 हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब इनका मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या होता है वो आज समझने वाले हैं पूरा इन डेप्थ। हल्के में नहीं समझेंगे, मतलब पूरा डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मैं तुम्हारे सामने अगर बोलूँ कि जैसे कहीं पर बोरे रखे हुए हैं, अलग अलग बोरे रखे हुए हैं, ये पहला बोरा, ये एक बोरा है, ये दूसरा बोरा, ये तीसरा बोरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे लाइन में रखे हुए हैं बोरे हैं। ये मान लो आलू के बोरे हैं, इनमें आलू भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग बोरे रखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ये अलग अलग बोरे भरे हुए हैं। मैं तुमसे कहूँ इनको गिन के बताओ, तो तुम्हारे पास कितने तरीके हैं। एक तो तुम बोलो कि मैं तो बच्चों की तरह गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आलू के बोरे हैं। दूसरा तरीका तुम क्या कह सकते हो कि तुमने लाइन बाई लाइन गिना कि एक लाइन है उसमें कितने वो आ गए, कितने बोरे हैं एक लाइन में, तुम बोलोगे 3 बोरे हैं। दूसरी लाइन में कितने बोरे हैं, उसमें भैया 3 बोरे हैं। तीसरी लाइन में कितने बोरे हैं, उसमें भैया 3 बोरे हैं। और चौथी लाइन में उसमें भी भैया 3 बोरे हैं। तो अगर मैं तीनों को इन सभी को जोड़ूंगा, 3 3 6 3 9 3 12, हमारे जो टोटल आलू के बोरे हैं वो 12 आ गए। तो इस तरीके तुम अलग अलग तरीके से काउंटिंग कर ली, 2 तरीके से तुमने काउंटिंग कर ली। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तुमने इस तरीके से गिना, इस बार तो तुमने ऐसे गिना था, तुम अभी इस बार गिनो। इस लाइन में कितने बोरे हैं, तुम बोलोगे 1 2 3 4 बोरे हैं। प्लस अब इस वाली लाइन में कितने बोरे हैं, इसमें भी 4 हैं भैया। इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 हैं भैया। आएगा कितना, 4 4 8 और 4 12, ये भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं मेनली तुम्हारे पास गिनने के। अब मैं तुम्हें यहां पर थोड़ा सा अगर बोलना चाहूं कि तुम कर क्या रहे हो, एक्चुअली तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हें थोड़ा सा आयत जैसी फील नहीं आ रही, आयत जैसी फील नहीं आ रही कि इधर की साइड 1 2 3 यूनिट है, 3 इकाई, कोई मान लो 3 मीटर है। इधर की साइड कितना है, 1 2 3 4 यूनिट इधर हैं। जैसे 4 मीटर मान लो, 4 मीटर इधर हैं। तो एक तरीके से तुमने क्या करा, ये इसका पूरा एरिया निकाल दिया, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो तुमने क्या कर दिया, 3 गुणा 4 कर दिया। अब 3 का गुणा 4 से करो या 4 का गुणा 3 से करो, बात तो वही आएगी कि तुम 2 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 6, या 4 में 2 जोड़ दो तो वो कितना आएगा 6। ऐसे तुम 3 का गुणा 4 से करोगे तो भी 12 आने वाला है, या 4 का गुणा 3 से करोगे तो भी 12 आने वाला है, बात तो एक ही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
पूरी ही बात समझ में आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब तुम इस चीज़ को देखो, गणित क्या करता है, गणित चीज़ों को सॉर्ट करता है। ये बात मैंने पहले ही तुम्हें बताई थी कि गणित क्या करता है, चीज़ों को सॉर्ट करता है, उसके लिए वो अलग अलग प्रतीक बनाता है। ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है, 3 कितनी बार लिखा हुआ है, ये तुम देखो, ये जो 3 है वो कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार जो 3 है वो लिखा हुआ है। तो 3 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है वो एक्चुअल में इसके बराबर आ गई। कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अब, कि 3 + 3 + 3 + 3, ये क्या मतलब है इसका, कि जो 3 है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, और वो फिर बराबर आ जाएगा 12 के। इस चीज़ को देखो, 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो इसी चीज़ को, इतने बड़ी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो 4 × 3। तो ये जब हम करते हैं 4 + 4 + 4, तो इसका क्या मतलब होता है, 4 3 बार लिखा हुआ है, वो भी 12 आ जाएगा। तो तुम इसको अभी के लिए हटाओ, हम मेन फोकस करते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई थी इतनी लंबी, 4 शब्दों में इस्तेमाल करा जा रहा है, 3 प्रतीकों का इस्तेमाल करा जा रहा है, चीज़ें होंगी शॉर्ट, गणित में चीज़ें शॉर्ट होंगी। अब हमें दो तो उसकी अंकों की जरूरत पड़ रही है और एक प्रतीक की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर कितने प्रतीक थे, 1 2 3, 3 प्रतीक थे, प्लस वाले चिन्ह थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक चिन्ह से काम चल गया। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 अंक थे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 अंकों से काम चल गया, तो चीज़ें शॉर्ट हो गई। गणित का काम यही है, शॉर्ट करना, ठीक है। तो हम ये जो इतनी बड़ी चीज़ थी उसको क्या लिख दिया हमने, 3 + 3 + 3 + 3, इसको हमने गुणा में बदल दिया, प्लस वाली चीज़ को हमने गुणा में बदल दिया। इस तरीके से थोड़ा सोचो, ऐसे तुम इस चीज़ को सोच सकते हो। अब मैं इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट खेलता हूँ। यहाँ पर तो ये एक तरीके का आयत था, ये एक तरीके का आयत था, आयत, तो तुमने 3 × 4 कर लिया। अब अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैंने कहा तुमसे 1 बोरा ये रहा, 1 बोरा ये रहा, 1 बोरा ये रहा, ऐसी 1 बोरा ये है, 1 बोरा ये है, 1 बोरा आलू के बोरे हैं ये, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास ये आलू के बोरे रखे हुए हैं ना। चलो एक और ले लो, इस तरीके से एक और लाइन रखी हुई है बोरों की। तो इधर भी मैं थोड़ा सा एक और बढ़ा देता हूँ। अब तुम बताओ, गिनती करके दिखाओ, सारे जो बोरे हैं उनकी गिनती करके दिखाओ। तुम कहोगे कि पहली लाइन में कितने बोरे हैं, 4 बोरे, दूसरी लाइन में कितनी है, 4 बोरे, तीसरी में कितने हैं, उसमें भी 4 हैं, चौथे में कितने हैं, वो भी तुम 4 ही बताओगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। दूसरा तरीका, तुम इस वाली लाइन को गिनो, तुम बोलो, फिर से वही बोलोगे 4 बोरे, इसमें भी 4 बोरे हैं, फिर इसमें भी 4 बोरे, तो 4, फिर इसमें भी 4 बोरे हैं, ये 4 ये 4 ये 4, इन सभी को जोड़ दे हुए, तो बात तो वही आने वाली है, यही आने वाला है दोनों केसेस में। अब दूसरी चीज सोचो, ये क्या तुम्हें एक वर्ग जैसा नहीं दिख रहा, वर्ग जैसा, आयत, वर्ग, तो क्या ये वर्ग जैसा नहीं दिख रहा कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसा कुछ मान लो। थोड़ी देर के लिए मीटर मैंने मान लिया है, ये 4 इकाई है एक तरीके से। इधर आ गया 4, इधर देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 इकाई इस तरफ है, 4। अगर मुझे टोटल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा 4 से, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसी तो करते हैं हम। तो ये जो एक तरीके का वर्ग निकल के आया है, उसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 4। यही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है कि 4 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है, ये 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 जो है वो 4 बार ही लिखा हुआ है। तो ये जो इतनी बड़ी चीज थी उसको तुम क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से एक फ्लो बनेगा। अब तुम देखना, 4 + 4 + 4 + 4, इतनी बड़ी चीज को तुम क्या लिख कर ले आए, 4 × 4, प्लस वाली जो चीज थी तुमने गुणा में ला दी। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अभी तुमने यहाँ पर प्लस कर रहे थे, प्लस में बहुत सारी चीजें लिख दे रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं गुणा को भी और बढ़ा दूं, कि जो 4 है वो 2 बार लिखा हुआ, 2 बार गुणा में है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं
कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसा भी तो हो सकता है। प्लस है तो कभी ऐसा गुणा भी हो सकता है। तो अब इतनी बड़ी चीज़ को सॉर्ट कैसे करेंगे? ये तो तुमने चलो सॉर्ट कर दिया कि प्लस में थे तो तुमने बोल दिया कि 4 जो है वो 4 बार लिखा हुआ है, तो तुमने गुणा में लिख दिया उसको इस तरीके से कि 4 गुणा 4 कर दिया, तो टोटल तुमने सारा कुछ लिख दिया। ये जो इतनी बड़ी चीज़ थी छोटे से मैं समेट दी। अब मैं कह रहा हूँ अगर बीच में गुणा आ जाए तो, गुणा अगर आ गया तो फिर उसको सॉर्ट कैसे करेंगे? क्या कुछ आइडिया है तुम्हारे पास कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया, उसको कहते हैं कि हम ये जो 4 है वो कितनी बार गुणा में है, कितनी बार गुणा में है। यहां पर तो क्या था, ये जो 4 है वो कितनी बार जोड़ने में है, तो अगर जोड़ने में होता है तब तो हम यहां पर गुणा कर देते हैं, कितनी बार जोड़ रहे हैं तुम। लेकिन अब हम बताना है कि ये कितनी बार गुणा में है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा में है, ये 5 बार गुणा में है, 5 बार गुणा में है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि ये जो 4 है ना, ये जो अंदर वाली चीज़ है कोष्टक के, वो 5 बार लिखी हुई है गुणा में। तो इस तरीके से हम लिखने लग गए, अब चीज़ों को सॉर्ट कर दिया ना, इतनी बड़ी चीज़ थी उसको सॉर्ट कर दिया। तो 2 चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं, इसको इग्नोर करो। 2 चीज़ें हमने सीखी कि अगर संख्याएं प्लस में लिखी हों, प्लस में लिखी हों, मान लो इतना लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, 4 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है प्लस में। प्लस में होता है तो गुणा में ले आते हैं, और लेकिन अब गुणा में होगी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसा कुछ चल रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे कि 4 जो है ना वो 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। दोनों को बोलने का तरीका तो वही है कि 4 भी 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन किस में, प्लस में। इसको कैसे बोलेंगे, 4 जो है ना वो 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन किस में, ये गुणा में है, वो प्लस में था ये गुणा में है। 2 तरीके हो गए ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सिंपल कि अगर 4 गुणा 4 हो, जैसे यहाँ पर हो रहा था 4 गुणा 4 करा हमने, ठीक है, कोई वर्ग है, वर्ग ले लिया हमने, इस तरीके से हमने कोई वर्ग ले लिया, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 4 गुणा 4, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसा ही तो होता है। या भुजा स्क्वायर तुम बोलते हो, तो 1 भुजा 4 है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, भुजा स्क्वायर। तो बात कहाँ से आ रही है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। वर्ग भी कुछ और नहीं, वो एक तरीके का आयत ही है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो उसका तुम्हें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये जो गुणा में लिखी हुई चीज़ होती है उसको हम कैसे लिखने लग गए कि अंदर वाली जो चीज़ है 4 जो है वो गुणा में लिखी हुई है 2 बार, तो गुणा में लिखी हुई है 2 बार, उसको लिखने लग गए इस तरीके से। तो ये क्या था, ये तुम्हारे पास एक वर्ग था, और ये क्या आ गया, इसको भी फिर इसी प्रकार से हम वर्ग बोलने लग गए कि जब भी अगर तुम उसका 2 अगर पावर में लगाओगे, इसको पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी जैसे कोई संख्या है 3, तो 3 का अगर तुमने स्क्वायर कर दिया तो उसका मतलब क्या होता है कि तुम एक तरीके से उसका वर्ग निकाल रहे हो, वर्ग निकाल रहे हो, वर्ग निकाल रहे हो। ऐसी चीज़ें वर्ग में होती है कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो वर्ग होता है ऐसा कुछ। तो इसको हम वर्ग बोलने लग गए, स्क्वायर कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्क्वायर। कि मैं तुम्हें 8 का स्क्वायर करने को बोलूँ, 8 का स्क्वायर करने को बोलूँ, तो उसका मतलब क्या है, 8 को गुणा में 2 बार कर दो, अंदर वाली चीज़ को 2 बार लिखना है, लेकिन किस में, गुणा में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है वर्ग का मतलब। अब ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 गुणा, ये जो है कि 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको तो हम कहते हैं घात, घात वाला अंक, तो इसलिए हम कहते हैं इसको घातांक, या घात कुछ भी बोल सकते हो, घातांक बोल दो या घात बोल दो, पावर बोलते हैं इसको, पावर, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंट कभी कभी बोल देते हैं। अभी इन पर ध्यान मत देना, ये क्योंकि घात की तरह है, जैसे 4 की घात 3 हो गया, x की घात 6 तुम पढ़ते हो, तो ये क्या होती है, घात होता है, तो इसको ऐसे ही घात बोल दो, घातांक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अभी के लिए इतना तुम समझ जाओ। तो ये तो हो गई घात या फिर घातांक, कुछ भी बोलो। ये क्या होगा, ये जो घात किस पे टिकी हुई है, ये इसका आधार है। जैसे नींव भरते हैं तो नींव क्या होती है, एक आधार होती है, उस पर जो इमारत टिकी होती है, तो ये इसका आधार है। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। ये खैर तुम वहाँ पर ज़्यादा समझना, चलो इसको छोड़ो अभी के लिए, तुम सिंपल समझ लो कि अगर 4 की घात 2 है, 4 की घात 2 है, तो उसको हम कहते हैं कि 4 का वर्ग करना हो गया। तो अब मैं तुमसे सिंपल अलग अलग मैं तुम्हें अगर प्रैक्टिस के लिए दूं, तो मैं तुमसे सिंपल पूछ सकता हूं कि 1 का वर्ग बताओ, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि 1 गुणा 1 कर दो, गुणा में 2 बार लिखना है बस तुम्हें।
2 का स्क्वायर करने को बोलूँ तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, 2 गुणा 2 करना है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करना है, उसका क्या मतलब हो जाएगा, 3 को 2 बार गुणा कर देना है, 9 आ जाएगा। ऐसे ही तुम करते जाओगे, ठीक है। तो ये वर्ग निकालना हो गया। जैसे मैं अब तुम्हें सिंपल सीधा दे सकता हूँ कि कितनी भी संख्या हो, जैसे मैं 16 का वर्ग कहूँ, या चलो मैं थोड़ा सा 11 से स्टार्ट करता है, 11 का अगर मैं वर्ग करूँ तो इसका कितना आएगा, तुम कहोगे 11 को, ये जो अंदर वाली चीज़ है उसको 2 बार गुणा में लिखना है, तो अंदर वाली चीज़ को 2 बार गुणा में लिखना है। इसका क्या तरीका होता है, अगर किसी संख्या का 11 से गुणा करते हैं, जैसे मैं कहूँ 12 का गुणा तुम्हें 11 से करना है, तो ये जो दूसरी संख्या है 11 के अलावा जो संख्या होती है उसको थोड़ा सा दूर दूर लिखो दोनों अंकों को, और दोनों अंकों को जोड़कर यहाँ पर लिख दो 3, तो 132 से इसका गुणा होकर आएगा। ये बेसिकली वैदिक जो मैथमेटिक्स होता है, नाम से तो मैं पढ़ा होगा बचपन में वो ट्रिक्स वगैरह, तो उसके हिसाब से ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है सॉल्व। तो अगर इसको भी तुम्हें करना है तो 11 गुणा 11 करना है, तो क्या करोगे, 1 और 1 को थोड़ा सा दूर कर लोगे और दोनों को जोड़कर बीच में रख दोगे, तो 121 आने वाला है, ठीक है। 12 का स्क्वायर करना हो तो कितना आएगा, 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो सिंपल गुणा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने का भी बहुत आसान तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बेसिकली जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब ये चीज़ मैंने खोजी थी अपने लिए, मतलब किसी और ने खोजी होगी लेकिन मैंने अपने लिए तो मैं नहीं खोजी थी। जैसे तुम करते हो 12 गुणा 12, तुम्हें बहुत बच्चों वाली चीज़ लगेगी लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले 2 का जैसे ऐसे ले लो, इसको थोड़ा सीख लो, चलो इस तरीके को कि मैं 1 2 3 4 ऐसे मान लो मैंने कुछ गुणा करना है, 2 संख्याओं का, कोई भी संख्या हो 2 उनका गुणा करना है, तुम कैसे कर सकते हो जल्दी से। तो ये तरीका तुम्हें पढ़ाया जाता है कि 4 का गुणा 2 से करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सा करते हैं कि 4 का गुणा 1 से और 3 का गुणा 2 से, तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 हो गए, दोनों को जोड़ देते हैं कि 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, इस तरीके से। फिर लास्ट में 3 का 1 से कर देते हैं, एक और 3 का कर देते हैं, वो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 10। तो 8 तो इधर से उतार लिया, इधर से 0 आ गया, 1 हासिल में इधर चला गया, 408। इस तरीके से गुणा करते हैं। उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, क्योंकि हमारे आम जिंदगी में मतलब गणित में तो हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ था, उसको बार बार ऐसे लिखें फिर ऐसे सॉल्व करें, उसमें मज़ा नहीं आता, टाइम भी लग जाता है। तो इसी चीज़ को सिंपलीफाई करा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का गुणा 4 से करते हैं, तो वही है। चलो मैं 34 को इधर लिख लेता हूँ, 12 को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 2 का गुणा सबसे पहले हम 4 से करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे वैसे ही। तो 2 का गुणा 4 से करो कितना आएगा, 8। फिर क्या करते हैं, 4 का गुणा 1 से करते हैं, 2 का गुणा 3 से करते हैं, 4 का गुणा है कहाँ गया, 1 का, हाँ 1 का गुणा 4 से कर रहे हैं, तो 1 का गुणा 4 से करा, 3 का गुणा 2 से कर रहे हैं, यानी कि 2 का गुणा 3 से कर रहे हैं, 2 का गुणा 3 से कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो 1 का गुणा 4 से करा तो 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10। फिर लास्ट में क्या करते हैं, 1 का गुणा 3 से करते हैं, तो 1 का गुणा 3 से करते हैं, तो 3 एकम 3, तो 8 0 1 आंसर लग 408, ठीक है। तो ये तरीका वहीं से निकाला गया है। तो ये अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये माइंड में ही तुम 10-15 सेकंड में आसानी से सवाल को कर ले जाओगे, माइंड ही में, ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और तुम्हें वर्ग याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से तुम किसी का भी वर्ग निकाल पाओगे। जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जाम्पल देता कि जैसे तुम्हें करना है, कुछ भी संख्या ले लो, 34 73 ऐसा कुछ मैंने ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इकाई अंक है दोनों का जो इकाई अंक है, इधर वाला, तो पता नहीं तुम्हें किधर दिख रहा होगा ये हाथ जाते हुए, लेकिन ये जो इधर वाली साइड है वो वाले लेने हैं। तो 3 का गुणा सबसे पहले 4 से करो, कितना आया 12, हासिल कितनी है 1। फिर अंदर वालों का गुणा करो और बाहर वालों का गुणा करो, तो 7 चौके 28 और 3 तरह के 9, 9 और 28 37, 1 हासिल 38, 38 की 8 हासिल 3। फिर जो इधर साइड के कर लो, इधर साइड के कर लो, दोनों के दोनों दहाई अंक हैं उनको, 7 इधर वाला अंक है, 3 इधर वाला अंक है, तो अब इनको गुणा कर लो, तो 7 3 21 हासिल 3, 21 3 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में भी कराया जा सकता है। जैसे तुम कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, अब खुद से ट्राई करना इसी मेथड को, ढंग से देखना, बस मैं तरीका देख लो बस। जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ 75 गुणा 83, कैसे करो इसको माइंड में, या तुम एक बार करके देखो कॉपी पे। इकाई अंक का सबसे पहले तो गुणा कर लो, तो 5 3 15 हासिल 1। फिर अंदर वालों का बाहर वालों का करो, 58 40, 7 3 21, 21 40 61 और 1 62, 6 हासिल आई। फिर इधर वालों का 8 और 7 का कर दिया, तो 8 7 56, 56 6 62,
आसान तरीका है। इस चीज़ को माइंड में करा जा सकता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, तब तुम मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, तुम सिंपली एक बार बस तरीका सीख लो और बहुत जल्दी से कर सकते हो। जैसे अब तुम्हें 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुणा 13 करना पड़ेगा तुम्हें, यही तो होता है 13 का स्क्वायर। तो इस चीज़ को अब तुम जल्दी से कर सकते हो। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, 13 3 39, 13 एकम 13, 13 और 39 42। अबे क्या कर दिया, 13 और 3 16, 169 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन वही जो तरीका है, मान लो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कुछ बड़ा सा संख्या ले लूँ, मान लो मैं 36 का स्क्वायर करना है, कभी ज़रूरत पड़ जाए 36 का स्क्वायर करने की, तो उसको तुम कैसे करोगे। तो 36 का स्क्वायर करने का मतलब 36 गुणा 36 कैसे करेंगे, सिंपली 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, हासिल 3, अंदर वालों का 36 18, 36 18 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, हासिल 3, 3 तरह के 9, 9 और 3 12। तो इस तरीके से तुम आसानी से कर सकते हो, मतलब सॉल्व स्क्वायर वगैरह, या दो संख्याओं में गुणा करना हो तो वो कर सकते हो, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें बस याद रख लेना कि 13 का वर्ग कितना होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। 14 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, अब 196 होता है, 196 होता है। 15 का कितना होता है, 225 होता है। 16 का 256, 17 का 289, 749। इसको एक और तरीका है, सिंपली तुम कर सकते हो कि 7 का स्क्वायर कर लो सबसे पहले, तो कितना आएगा 49, 49 की 9 हासिल 4, फिर 2 जैसे पढ़ते हैं ना 2ab, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला चीज़ लग जाती है इसमें कि 2 का स्क्वायर कर दिया, अब तुम क्या करोगे 2ab, तो 2ab यानी कि 2 गुणा 1 गुणा 7 कितना आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 4 18 आ जाएगा, हासिल 1, फिर 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, हासिल लगाया 2 आ गया। तो बेसिकली इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, कोई भी तरीका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये अगर किसी को ना समझ में आया हो तो ढंग से देख लेना कि ये मैंने कैसे करा, कि 17 का स्क्वायर मैंने कैसे कर दिया। वही a प्लस बी वाला तुम फॉर्मूला लगाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, ए स्क्वायर करते हो, फिर बी स्क्वायर करते हो, प्लस 2ab करते हो, ठीक है। तो बीच में 2ab आता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लगाओ। मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ 7 पैसे, तो 7 का स्क्वायर कितना करा तो कितना आया 49, 49 में से 9 हमने ले लिया, हासिल 4 बची 49। फिर मैं क्या करूँगा 2ab, 2 गुणा 1 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 और 4 हासिल के 18 आ गया, 1 हासिल बची। अब मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और हासिल 1 2 हो गया, 289 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम वर्ग निकाल सकते हो। 18 का कितना हो जाएगा, इस बताओ तो ज़रा। 18 का हो जाएगा 324, और 19 का कितना हो जाएगा, चलो ये करके दिखाओ। तो 9 नाम 81 की 1 8 हासिल है, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 2 हासिल आई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 हासिल 3, 361 हो गया इसका, ठीक है। इस तरीके से तुम इसका निकाल सकते हो। 20 का कितना हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, 400। तो ऐसे तुम 30 तक निकाल कर देखो, और तुम आगे के खुद से निकालो। 20 से 30 तक का तुम्हारे पास होमवर्क है, ठीक है, कि 20 से लेकर 30 तक के जितने भी वर्ग हैं, कि 20 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये तुम एक बार निकालो ताकि तुम्हारे नज़र में आ जाए। कि डायरेक्ट अगर तुम्हें कहीं दिख जाए, कि मान लो कहीं पर तुम्हें दिखने को मिल गया कि कितना लिखूँ, कहीं तुम्हें मान लो देखने को मिल गया 729, तुम्हें तुरंत पकड़ में आना चाहिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है। लास्ट वाले अंक से पकड़ो, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 749 आएगा, क्या शायद इसका हो सकता है। फिर क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 28, 28 और 4 32, 3 हासिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7। तो जब तुम इनको करके देखोगे, करके देखना, सच्ची मैं बता रहा हूँ, तुम करके देखना, इनके सभी के स्क्वायर लिख कर देखो, और वो तुम्हारी नज़र में रहने चाहिए। कम से कम 30 तक जो तुम्हारी नज़र में रहने चाहिए, और बोलकर 35 तक तुम्हारी नज़र में रहनी चाहिए, ठीक है। 30 तक तुम कर सकते हो कि तुम्हारी नज़र में तो रहे कि हाँ भैया ये पता नहीं किसी का होता तो है, हमें पता नहीं है कि ये होता है, मतलब इतना पता रहना चाहिए कि ये किसी का तो वर्ग होता है, किसका होता है वो बेशक अभी तुम्हें नहीं पता चले, लेकिन तुम्हारी नज़र में आना जरूरी है। तो 7 से 29 हो गया, 1024 हो गया, ये कितने का किसका रहेगा, 1024 होता भी है कि नहीं, तुम देख लेना। मतलब 25 का करोगे तो 625 आएगा। तो ये सब नज़र में आनी चाहिए तुम्हारी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 21 से लेकर 30 तक के वर्ग निकालो खुद से, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब अगली चीज़ आ जाती है कि
तुम क्या कर रहे हो, 4 का मान लो तुमने वर्ग करा, तुम्हारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया। तो ऐसे तुम 5 का वर्ग करो तो वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये कुछ तुम्हें खास नंबर नहीं दिख रहे। जैसे मैं तुम्हें अभी जो पिछला वाला जो स्लाइड था वहाँ पर देखो, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया। तो क्या ये जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या संख्याएं होती हैं, कल वाली क्लास में हम देख कर आए हैं, कल वाली परसों वाली क्लास में, मतलब दूसरे लेक्चर में जब हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं, पूर्ण घन संख्या क्या होती हैं। तो ये क्या हैं, पूर्ण घन संख्या ही तो हैं। ठीक है, और ये कब मिलती हैं, जब किसी संख्या का वर्ग होता है तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। जैसे यहाँ पर हमने 4 का वर्ग करा तो हमारे पास 16 आया। तो ये जो 16 है वो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16। ठीक है, तो फिर 4 16 का क्या है, तुमने ये तो बता दिया कि ये जो 16 है उसका संबंध 4 से क्या है, कि 4 का ये कौन लगता है, तुमने बोल दिया कि 4 का वर्ग लगता है 16। तब 16 का ये 4 क्या लगता है वो बताओ, 16 का क्या है ये 4। यहां पर तुमने संबंध लिखा है कि 4 का वर्ग लगता है 16। तो अब तुम बताओ 16 का वर्ग क्या, 16 का 4 कौन लगता होगा, रिश्ते पढ़ते हो संबंध वगैरह, तो क्या बोला गया अब इसको, तो उसके लिए बोला गया कि ये जो 16 है वो किसका वर्ग होकर आ रहा है, 4 का। मतलब ये एक तरीके से तुम बोलो कि एक पेड़ है, मान लो ये कोई पेड़ है, उसका ये तना है और उसकी ये जड़ लगी हुई है, लगी क्या हुई है मतलब जमीन में है। तो ये जो हो गया वो तो हो गया 16, लेकिन ये 16 बन कहाँ से रहा है, वो बन के आ रहा है 4 से। तो ये तो हो गया वर्ग और ये हो गया वर्गमूल। वर्गमूल, मूल का मतलब समझते हो, स्क्वायर रूट, रूट का मतलब होता है जड़। तो कहाँ से वो निकल के आ रहा है वो बताओ। तो ये 16 है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, 4 से निकल के आ रहा है। तो 4 का तो वर्ग होगा 16, लेकिन 16 का ये जो 4 होगा वो क्या होगा, वर्गमूल। 16 का वर्गमूल है 4। दोनों संबंध क्लियर हो रहे हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक प्रतीक बनाया गया। जैसे इसके लिए प्रतीक वगैरह को छोड़ो, तो अभी ये सिंपल सी चीज़ समझो कि हमारे पास 16 किसके बराबर होता है, 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। कुछ मैंने गलत लिखा नहीं ना। अब देखो मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ 16 का मुझे वर्गमूल निकालना है कि 16 बना कैसे। तो असल में मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन अभी इसके पास ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लगा हुआ है कि ये जो 2 है वो लगा हुआ है घात में। तो अगर ये 2 हट जाए कैसे भी करके तो हमें 16 का कुछ वर्गमूल जैसा मिल सकता है। वर्गमूल निकालने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो ये चीज क्या है, ये तो एक घात है। अब मैं कहूं कि 5 ऐसे मैंने लिखा है, तो 5 की घात कितनी है, तुम बोलोगे 5 की घात 1 है। अगर कभी कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, घात का मतलब 1 होता है। इसका मतलब क्या है, 5 को एक बार लिख दो गुणा में, तो 5 तो एक बार लिख दिया, गुणा में तो कुछ लिख ही नहीं सकते फिर। तो इस तरीके से 5 को लिखते नहीं है यहाँ पर 1, लेकिन लगा तो होता ही है। तो यहाँ पर ऐसे ही 16 के ऊपर 1 तो लगा ही हुआ है घात में, तो ये भी क्या है, घात है। अब गणित में एक चीज समझो कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो वो दोनों बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 4 गुणा कर रहे हो तुम 3 से, तो ये भी क्या है, एक संख्या है। ये संख्या ही तो है 4, पूर्णांक संख्या। और ये क्या है, ये भी एक संख्या है। तो संख्या और संख्या के बीच में तुम गुणा कर रहे हो, या प्लस भी कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। तो ये दोनों क्या थी, संख्याएं थी, उनके बीच में तुम प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे हो। इधर ये जो अंदर वाली चीज है, नीचे वाली चीज है, उसको मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा बताया था कि वो आधार होता है। बेसिकली ये तो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। संख्या ये बहुत काम की चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भागे चले जाओगे हमें प्रश्नावली करनी है, प्रश्नावली करनी है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं जाने वाला। तुम क्लास 12 के बाद बिल्कुल ऐसे हो जाओगे तुम मैथ पढ़ के भी आए हो कि नहीं। ठीक है,
तो अब हम कुछ भी करेंगे ना वो एक जैसी चीज़ों करते हैं, जैसे यहाँ पर संख्या और संख्यार्थी, तो उनके बीच में हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमें घातों के साथ खेलना है कि हमें ये घात जो है ना 2 हट जाए तो मज़ा आ जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा, ये जो रूट है वो मिल जाएगा, हमें वर्गमूल निकालना है भैया। तो अगर घात उठानी है तो मैं क्या करना पड़ूंगा, मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि 4 गुणा 3 है, 4 गुणा 3 गुणा 2 ऐसा कुछ है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कैसे भी करके 3 को उठाना है मुझे, 3 हट जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर इसमें कहीं से भी 3 का भाग लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा और केवल क्या बचेगा, 4 गुणा 2 बचेगा। मज़ा आ जाता अगर 3 का भाग लग जाता तो। लेकिन तुमने अगर ये इसमें 3 का भाग दिया है तो इसको बैलेंस करने के लिए कि ये संतुलित रहे, तराजू जो होता है वो संतुलित रहे, तो उसके लिए तुम्हें 3 का गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक आइडिया समझो, तो अगर तुम्हें ये घात हटानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से घात में तुम 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और वहाँ पर 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो एक तरीके से ये हट जाएगी, घात हट जाएगी, ये 2 है 2 से कट जाएगी। लेकिन अगर तुमने घात में 2 का भाग दिया है तो इधर भी तुम्हें ये जो वाली जो घात थी 1, उसमें भी 2 का भाग देना पड़ जाएगा। तो अब हमारे पास ये चीज़ क्या निकल के आ रही है कि 16 की घात 1/2 है, वो बराबर किसके आ रही है, 4 के बराबर, क्योंकि इसके बाद एक ये तो कट ही जाएगा, 2 में 2 का भाग दोगे 1 बार जाएगा और 1 को लिखना ना लिखना बराबर होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं कि 16 की घात अगर हम 1/2 कर दें तो हमें उसका वर्गमूल मिल जाएगा। ये हमारे पास एक नई चीज़ निकल के आ रही है कि अगर कोई संख्या है 16, अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, अभी तो हम क्या कर रहे थे, 4 का वर्ग निकालो, 4 का वर्ग 4 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, इस तरीके से हमें 16 मिल जाता है। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, 16 का वर्गमूल निकालो, तो इसको अब कैसे कराएंगे, 16 की पावर 1/2 कर दो तो तुम्हें उसका वर्गमूल मिल जाएगा, अभी जो आया था 4, ठीक है। ये चीज चल रही है। तो इसको, ये जो 1/2 होता है इसको बोला जाता है वर्गमूल। तुमने सबसे पहले स्क्वायर करा, अब तुमने उसको पलट के 1/2 कर दिया, तो तुम्हें स्क्वायर करने पर घात 2 करने पर तो मिला उसका वर्ग, और 1/2 करने पर मिला उसका वर्गमूल। तो ये तो हो गया वर्ग और ये हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है। अब ये जो चीज लिखी हुई है उनको गणितज्ञों ने एक प्रतीक बनाया कि ये थोड़ी संख्या में ठीक नहीं लग रहा, संख्या है यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी संख्या है, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके लिए उन्हें मज़ा दिलाने के लिए उन्होंने एक प्रतीक बनाया, वो होता है इस तरीके का, इस तरीके का प्रतीक होगा जिसके अंदर हम 16 को डालेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है लेकिन हम यहाँ पर 2 लिखते नहीं हैं। वही बात है कि 4 का तुम बेसिकली 4 की घात 1 करो तो वो नॉर्मल सी चीज़ होती है कि वो 4 ही आने वाला है। तो जब भी कुछ ऐसा लिखते हैं हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है कि ये वर्गमूल होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। अब मैं मान लो मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं कह रहा हूँ 27 है, 27 की पावर में 1/3 ऐसा कुछ आ गया, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, ऐसा ही कुछ बनाएंगे और यहाँ पर बस 3 लिख देंगे, अंदर 27 चलेगा, ठीक है। अब ये आएगा, लेकिन बात समझो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है तो इस तरीके से चलता है। तो इसको लिखो ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम कैसे भी लिख सकते हो इसको कि √16 बराबर आ जाता है 4 के। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, समझ में आ रहा है। 4 ही लगा लेने दो, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करूँगा। हाँ, तो हम चल रहे थे कि अब देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिला, तो तुमने क्या करा कि अगर हमें √16 कर दूँ, इसको बोलते हैं अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोल दो सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट करता हूं तो यानी कि वर्गमूल कर रहा हूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, तो ये ठीक है। तो मैं पता था कि ये 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त हुआ, तो उल्टा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब मैं तुमसे ऐसा कुछ लिख दूं 256, तो इसको तुम डायरेक्ट कैसे निकालोगे, कैसे निकाल दोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये किसका स्क्वायर होकर बन रहा है। तो वही चीज़ है कि तुम्हें वो पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर होकर किसका वर्ग होकर 256 हुआ है, इस तरीके देखना होगा। देखो 4 का वर्ग होकर 16 बना, तो यहाँ पर 16 का अगर तुम्हें वर्गमूल चाहिए तो तुम्हें 4 निकालना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर होकर 16 बना है,
ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब ये 56 है, हमें कुछ चाहिए कि किसका स्क्वायर होकर यहाँ कुछ संख्या आएगी, उसका स्क्वायर होकर ये जो अंदर वाली चीज़ है वो बनी होगी। सेम सेम ये जो चीज़ है वैसे ही यहाँ पर इस चीज़ को समझो। तो उस चीज़ को कैसे तुम निकालोगे वो समझना आप ढंग से। तो इसके लिए आता है अभाज्य गुणनखंडन विधि, जो पिछली वाली क्लास में देखा था वहाँ पर। उसका क्या मतलब है, हम इसको इतने सारे टुकड़ों में तोड़ देंगे, इतने सारे टुकड़ों में तोड़ देंगे कि, और फिर मान लो, चलो मैं करके ही दिखाता इस चीज़ को। चलो 16 से शुरू करता मैं, ठीक है, मैं अगले पेज पर चलता हूँ। ये कैसे हटेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 16 का तुम्हें वर्गमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे। तो 16 जो है, अगर तुमसे कहूँ कि 16 को तोड़ो, तुम इसके गुणनखंड करो। गुणनखंड का मतलब तुम समझ चुके हो पिछली क्लासेस में, तुम इसको 4 गुणा 4 इस तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। और इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 4 का स्क्वायर मिल गया कि कितने का स्क्वायर करें कि 16 आ जाए। मतलब 16 की जगह पर हम अंडरवुड 16 की जगह पर हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं। 4 का वर्ग हमने 16 की जगह पर लिख दिया है। और तो पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, 4 का स्क्वायर तो है, और ये जो होता है ये, इसका क्या मतलब होता है, इस पूरे की घात 1/2। ये होता है इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब कि अंदर वाली चीज़ का पूरे का घात 1/2 कर दो। अब ये भी घात है, ये भी घात है, बीच में अगर कोष्टक लग गया तो कोष्टक का मतलब गुणा हो जाता है। तो हम 2 से 2 को काट सकते हैं, गुणा हो गया, ऊपर 2 था नीचे 2 था, कट गए, केवल 1 बच रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, केवल 4 निकल के आएगा। तो 16 का तुमने वर्ग निकाला, 4 आ गया। तो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझो, अगर मान लो मैं 4 के गुणनखंड करता हूँ तो 2 का भाग दिया 8 आया, 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 आया, और 2 का भाग दिया 1 आया। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये अब 16 की जगह पर मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख रहा हूँ। अब तुम कहोगे ये जो गुणा में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको तो हम कैसे लिखते हैं, कि गुणा में जो कितनी बार चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2 की पावर 4, ठीक है। लेकिन वर्ग क्या होता है, हमें तो वर्ग चाहिए भैया, हमें वर्ग चाहिए, यहाँ पर हमें 4 नहीं चाहिए, हमें वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में तो कुछ ऐसा होता है कि 3 का स्क्वायर वर्ग निकालना है हमें, यहाँ पर घात 2 होनी चाहिए थी, 4 नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें घात 2 करनी है तो उसका क्या तरीका है, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, 2 तरीके हैं इसके। एक तो मैं यहीं से आगे निकल सकता हूँ, दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे घात 4 है तो घात 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, घात 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही कर लेना, 16 का 8 4 2 2 2 2 2 1। इस घात को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इस घात को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। अब ये जो वाली घात है, एक तरीके से ये मैं कहूँ तुमसे 4 कोष्टक 3, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो संख्या के बीच में सिंपल कोष्टक लगा है तो उसका मतलब होता है गुणा, 4 गुणा 3 कह रहा है ये। तो अगर ये गुणा है और ये जो अगर 4 गुणा 3 है, इसके बार मान लो 2 गुणा 2 होता, तो मैं क्या कहता, उल्टा अगर मुझे करना हो, यहाँ से यहाँ पहुँचना हो या यहाँ से यहाँ पहुँचना हो, पहुँच सकते हैं ना। तो 2 गुणा 2 है, इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोष्टक 2 कोष्टक 2। वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी, 2 की पावर कोष्टक 2 कोष्टक 2, इस तरीके से। और बेसिकली हमने करा क्या कि ये जो 1 2 है वो हमने इसके साथ ले लिया कि 2 का वर्ग, अभी एक कोष्टक आ गया बीच में, फिर इसका भी वर्ग, इस तरीके से हमने थोड़ा सा कर दिया। और ये कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तब अंदर वाली चीज़ क्या बनेगी, 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो भीतर बन गया 4 और बाहर बन गया स्क्वायर। तो अब ये जो चीज़ लिखी हुई थी इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर रूट चल रहा है, वर्गमूल चल रहा है, तो इसके भी ऊपर वर्गमूल आना चाहिए। 4 के ऊपर 4 का स्क्वायर है, उसके ऊपर भी वर्गमूल आ गया। अब तुम्हें पता है कि वो वर्गमूल से और ये जो वर्ग है वो हट जाता है, सिंपल तुम्हारे पास 4 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर होगा, वर्गमूल से ये हट गया, तुम्हारे पास 4 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर तरीका कि वर्गमूल को निकालते कैसे हैं, तुम्हें पता भी होगा अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। बाकी जैसे मैं तुम्हारे सामने अगर एक एग्जांपल ले दूँ अब, कि मान लो कितना लूँगा मैं, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाले भी नहीं है, एक तो
चलो 31 36, हाँ इसका करके देखते हैं, इसका पता नहीं हो जाएगा कि नहीं, शायद इसका नहीं है। 225, चलो ठीक है, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल लेता, मान लो 256 लिया तुमने, तो मैं 256 का वर्गमूल निकालना है। क्या करोगे, क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, तुम एक तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि दो दो के जोड़े बना लो, दो दो के जोड़े बना लोगे तो ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 4, 4 गुणा 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये मेन चीज़ है कि तुम क्या करो, तुम क्या करो, इसके सबसे पहले तो गुणनखंड कर लो, जितने भी गुणनखंड बनते हैं वो कर लो। 2 का भाग दिया कितना आया 12, 8, 2 का भाग दिया 6, 4, 2 32, 2 16, 2 8, इस तरीके से आ जाएंगे। तो 256 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 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 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये मैंने सारे के सारे गुणा में लिख लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट बोलो या स्क्वायर रूट बोलो, वर्गमूल बोलो, इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है वो समझना। आप वर्गमूल का मतलब होता है अंदर दो के जोड़े बनाओ। दो के जोड़े क्यों बना रहे हैं उसका मतलब तुम्हें समझ में आएगा अभी। दो के जोड़े बनाओगे तो एक तरीके से अंदर बन जाएगा, कोई संख्या बनेगी उसका स्क्वायर बन जाएगा। दो के जोड़े बनाने पर किस तरीके से बनेगा वो देखना। अब तुम अंदर दो के जोड़े बनाओ, दो के जोड़े बनाओ, दो के जोड़े बनाओ, तुमने बना लिए। इसमें से कितना आएगा 4 बन गया, ये कितना बन गया 4 बन गया, ये कितना बन गया 4, और ये कितना बन गया, ये तो 4 बन गया, ये भी 4 बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से बन गया। मैं कह रहा हूँ फिर से दो के जोड़े बनाओ, दो के जोड़े तुम बनाते जा रहे हो। अब इसमें से क्या बन गया, ये 16 आ गया, और ये कितना आ गया 16। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। तो इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर मिल गया 16। तरीका समझ में आया कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं, ठीक है। दूसरा तुम डायरेक्ट कर सकते थे, इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते थे किस तरीके से कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो तो करने ही पड़ेंगे, ये फिक्स है कि वो करोगे और तुम्हें गुणनखंड मिल जाएंगे सारे के सारे। गुणनखंड तुमने कर लिए, इसके बाद तुम यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे कि दो के जोड़े बनाए तुमने, दो के जोड़े बनाए, हर एक जोड़े में से एक निकालते जाओ कि दो ये जो जोड़ा है उसमें से तुमने 2 निकाल दिया, इस जोड़े में से 1 2 निकाल दिया, इस जोड़े में से भी 1 2 निकाल दिया, ऐसे ही इस जोड़े में से भी 1 2 निकाल दिया। कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी 16, वही तुम्हारा आंसर हो जाता है, वही तुम्हारा आंसर हो जाता है। तो कैसे भी कर लो तुम, दो के जोड़े बनाए फिर इसको तुमने गुणा करके 4 ले लिया, ऐसे भी तुम कर सकते हो, फिर दो के जोड़े बना लिए जब तक कि 2 का एक ही जोड़ा बाहर ना आ जाए, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें करना है। कुछ भी एग्जाम्पल मान लो मैं अब तुम्हें खुद करने को दूँ, इसी तरीके से करना है तुम्हें, कुछ बदतमीजी मत करना। मैं कह रहा हूँ तुम 576 का निकाल कर दिखाओ, 576 का वर्गमूल निकाल कर दिखाओ मुझे क्या आएगा। क्या करोगे 576 का करो सीधा सीधा, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये शायद कितने का वर्ग होता है, 24 का होता है शायद। 24 का करोगे तो 16, 8 दूनी 16 और 17 5, हाँ 24 आएगा इसका आंसर। तो 24 कैसे निकल के आया वो निकाल कर दिखाओ पूरा का पूरा। तो गुणनखंड करोगे पूरे के पूरे, हाँ चलो इसको तुम करना, ठीक है, इसको तुम कर लोगे आसानी से। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे ले लिया वाले अंडर रूट 50। अब तुम बोलोगे भैया ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 7 का वर्ग होता है 49, 50 तो किसी का वर्ग होता भी नहीं है, तो इसका क्या करें भैया। तो इसको तुम ऐसे करो भैया कि 50 है उसमें 2 का भाग दिया 25 आया, 5 का भाग दोगे 5 आएगा, 5 का भाग दो 5 1 आएगा। तो 50 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 5। इस वर्गमूल का, इस अंडर रूट का, इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अंदर दो के जोड़े बनाओ, अंदर दो के जोड़े बनाओ। तो 5 और 5 का जोड़ा बन रहा है, 2 के साथ तो कोई जोड़ा है ही नहीं, और जो जोड़ा बन रहा है उसमें से 1 को बाहर निकाल लो। तो 2 थे उनमें से 1 को बाहर निकाल दो बस, मतलब 2 जो थे वो 1 बन जाता है। एक तरीके तुम ऐसे बोल सकते हो कि इसमें से 5 को बाहर निकाल दो, अगर जोड़ा बन गया तो उसको बाहर निकाल लो, बचा हुआ क्या है 2 अंदर रह गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सरल हो गया, तो इसे कहते हैं सरलीकरण, सरल कर दिया तुमने चीज़ों को, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि तुम इस चीज़ को और क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हो इस चीज़ को कि 5 गुणा 5 है उसको 5 का स्क्वायर कर दिया कि 5 जो है वो गुणा में 2 बार लिखा हुआ है।
अब ये जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो बट जाता है कि अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये मतलब 2 पर आ गया वर्गमूल, गुणा में है, और 5 का स्क्वायर पर भी आ गया ये वर्गमूल, इस तरीके से बट सकता है। और तो पता है स्क्वायर अंडर रूट से हट जाता है, तो यहाँ पर तो कितना आएगा, 5 आएगा सिंपल। इस इधर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा, तो 5 आ गया और अंडर रूट 2 बच गया। इसका मतलब क्या होता है, 5 गुणा अंडर रूट 2 लिखो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम वर्गमूल निकाल सकते हो, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया। अब थोड़ा सा घन पर बात कर लेते हैं, घन क्या होता है, घन क्या होता है, कहाँ गया। और हाँ चलो ये बात और है कि हाँ, इसको उठाओ। हाँ जैसे ये है अंडर रूट 2 आया है, जैसे मैं अगर तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, जैसे तुम्हारे पास है अंडर रूट 7 है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक, तुम्हें दिख रहा ही होगा कि ये जो अंडर रूट 7 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अगर मैं इस संख्या का वर्ग करना चाहूँ तो कितना आएगा, तुम कहोगे अंडर रूट 7 है, इस पूरी चीज़ का तुम्हें वर्ग करना है तो कितना आएगा। तुम्हें पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1/2, इसको कहते हैं अंडर रूट कहते हैं इस चीज़ को। और इस पूरे के ऊपर क्या लग रहा है, ये वाला 2 लग रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगी, घात कट गई, क्या बचा, 7 बच गया। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7 का अगर तुम वर्ग करोगे तो सिंपल अंडर रूट हट जाता है, जो अंदर वाली चीज़ है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो कि तुमने 7 का स्क्वायर ले लिया और उसके ऊपर तुम अंडर रूट लगा रहे हो, जैसे कि अभी हम कर रहे थे, तो उसका ऊपर अंडर रूट लगा रहे हो तो इसमें भी अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से 7 आ जाएगा। कोई भी तरीका कर लो, सही है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं घनमूल पर। घनमूल और घन और घनमूल। घन क्या होता है, सिंपल, जैसे अब मैं तुमसे कहूं कि अभी हम क्या कर रहे थे, 3 × 3 था, तो हम उसको 3 का स्क्वायर कर दे रहे थे। ठीक है, 4 × 4 है, तो उसको हमने 4 का स्क्वायर कर दिया कि 4 कितनी बार गुणा में लिखा हुआ है, यही तो बात चल रही थी। 4 जो है वो 2 बार गुणा में लिखा हुआ है, तो अगर 2 बार होता है तो उसको हम कह देते हैं वर्ग, और अगर 3 बार लिखा हो, ये जो 4 है वो गुणा में 3 बार लिखा है, तो इसको हम कह देंगे 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार गुणा में लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है घन। अब ये वहीं से आ रहे हैं, जैसे ये हमने देखा था कि बोरे रख रख कर देखे थे, तो ऐसे मैंने बोरे रखे तो वो एक वर्ग बन रहा था, वो एक वर्ग बन रहा था। ऐसे इस बार मैं बोरे कुछ इस तरीके से रखूंगा कि एक क्यूब यानी कि घन बन जाए। ये हटेगा कैसे, तभी हम घन पर बात कर रहे हैं, घनमूल पर बात करेंगे। जैसे वही एक ये घन है, घन घनाभ, तो वही ये घन है एक। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर मान लो, या 4 है तो 4 मान लो, यहाँ पर 4 मीटर या 4 इकाई कुछ भी मान सकते हो। ऊंचाई जो है वो 4 है और चौड़ाई भी 4 है। तो अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई भी 4 है, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, तो 4 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, तो इस चीज़ को हम कह देंगे 4 का क्यूब। तो यहीं से वो नाम निकल के आ गया कि 4 का घन कर दिया तुमने, क्यूब कर दिया। तो अगर 3 होते हैं तो उनको क्यूब कहते हैं, 2 होते हैं तो उसको वर्ग कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो वही है, तुम्हें कुछ कुछ घन तुम्हें पता रहने चाहिए, ज़्यादा तुम्हें याद नहीं करने, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए। जैसे एक का वर्ग बता, एक का घन बताओ, चलो एक का घन कितना होता है, एक का घन तुम बोलोगे एक का घन तो 1 × 1 × 1, ऐसी तो करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 का घन कितना होता है, 2 × 2 × 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। 3 का घन कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4 का 64। 5 के घन की बात करी जाए तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा है, 5 का स्क्वायर गुणा उसमें 1 और 5 का गुणा कर दिया, तो ये वर्ग था, वर्ग में 1 और बार उसका गुणा कर दिया, तो वो क्या बन गया, घन बन गया, घन बन गया, 5 का घन। तो कनेक्शन समझ में आ रहा है, एक श्रेणी जैसी बनती है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बना कर दिखाऊंगा उस चीज़ को। 5 का फिर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, ये थोड़े से ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 होता है, 7 7 49
गुणा 7 करेंगे तो 9 7 63, 7 चौके 28 और 6, हाँ 333 हो गए, 343 हो गए। 8 का घन कितना हो जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, इतने तक मुझे याद थे, तो कैसे करूँगा। 8 का घन करना है तो 8 गुणा 8 गुणा 8 करूँगा, 8 2 64, 64 गुणा 8 कितना होगा, 8 चौके 32, 8 6 48 और 3 51, 512, ये तो मुझे पता था 512। तो ऐसे ही तुम्हें 10 तक तो कम से कम याद कर ही लो, उसके बाद तुम ऐसे ही गुणा करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का कितना होगा, 9 का क्यूब करें तो 9 गुणा 9 गुणा 9 ऐसे करोगे तो 81 गुणा 9 करोगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 72, तो यानी कि 729 हो जाता है 9 का घन। 10 का तो तुम्हें पता ही है कि वो 1000 पहुंच जाता है, ठीक है। और ये जो घन करने पर जो प्राप्त हो रही हैं, 1 है, 8 है, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000 ऐसे जल्दी जाएंगी। ये जो संख्या निकल निकल के आ रही हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्याएं। कल हम इन पर बात कर चुके हैं और शायद वो पैटर्न भी मैंने तुम्हें दिखा दिया था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं घन। अब हमें उल्टा करना हो तो उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे कि हमें अब घनमूल निकालना है। घनमूल क्या हो जाता है कि घन का मूल क्या है, घन की जड़ क्या है। ये पेड़ है, इसकी जड़ कहाँ पर है, कि ये मान लो 27 है और तो इसका ये किससे बना है, ये 3 का क्यूब करने पर मिला, 3 का क्यूब करने पर मिला होगा। तो मूल क्या है इसका, 3 है। तो हमें 3 तक कैसे पहुंचेंगे, 3 से हम 27 पर पहुंच गए 3 का क्यूब करके, 27 से 3 पर कैसे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे 27 का, यहां पर तुमने पावर 3 करी है, यहां पर हम पावर 1/3 कर देंगे, उल्टा। ऐसा ही वहां पर हो रहा था कि तुम्हें मान लो 16 है तो 16 तक तुम्हें 4 से पहुंचना है, तो तुम क्या करते हो 4 का स्क्वायर कर देते हो। लेकिन मान लो तुम्हें 16 से 4 पर आना है तो क्या करते हैं, 16 का 1/2 कर देते हैं। यहाँ पर 2 था तो उसको पलट देते हैं, 1/2 कर देते हैं। और इसी चीज़ को 1/2 होता है, उस चीज़ को हम अंडर रूट कह देते हैं, वर्गमूल कह देते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे फिर, इस चीज़ को हम ऐसे कहते हैं कि वही अंडर रूट लगाया और यहाँ पर केवल 3 लिख देते हैं यहाँ पर, कि अगर 1/3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 1/5 होता तो यहाँ पर 5 आता। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका बना दिया कि इस चीज़ को ऐसे लिखो और 27 लिखो। तो तुम्हें एक्चुअल में ये चीज़ निकालनी पड़ेगी और इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ये चीज़ किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी। अब वो कैसे आएगी वो समझना। 3 का घन करने पर तुम्हें 27 मिला है और 27 का घनमूल करने पर फिर क्या मिलेगा, 3 मिला है। तो वही चीज़ है, 3 का घनमूल करा तुमने, इसको क्या कहते हैं, घनमूल। क्यूब रूट, क्यूब रूट, रूट का मतलब जड़, तो वो आ गया 3। अब इसको भी निकालने का वही तरीका है कि तुम वही चीज़ करोगे। मान लो बड़ा सा कोई सवाल आ गया, जैसे अभी कौन सा एग्जांपल था वो, 31 36 था, कितना था वो, उसी को करके देख लेते हैं। अबे यार कहाँ गया वो, हटा दिया शायद। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से एग्जांपल लेता। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 729 का घनमूल निकालो, क्या करोगे, टुकड़ों में तोड़ोगे। 729 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्या 2 का भाग नहीं, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 7 2 9, 9 दूनी 18, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 4 3 12 और 3, इस तरीके से आया। 3 का फिर से भाग जाएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 का मैं 3 का भाग चलेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, भाजकता के नियम, भाजकता के नियम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वो मैं लास्ट में चलो दे दूंगा आज की क्लास में, भाजकता के नियम का। 3 का भाग चेक करने के लिए हम देखते हैं कि 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 2 4 6 और 3 9, तो सबको जोड़ने पर 9 आया। अगर 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी चला जाएगा। तो इस तरीके देखना होता है। 3 का भाग 2, 38 24, 8 एकम 8, मतलब 3 एकम 3। फिर 3 का दोगे क्योंकि 8 1 9 हो गया, तो कितना आएगा, कितना आता है ये, 27 आता है, 7 21, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 3 का दिया 9 आएगा, 3 का दिया 3 आएगा, 3 का दिया 1 आया। तो 729 का जो घनमूल तुम कर रहे हो, इस क्यूब रूट जो कर रहे हो, वहाँ पर हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। 729 की जगह पर ये मैंने लिख दिया है।
अब थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पर 16 था तो 16 में क्या आ रहा था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरीके से आ रहा था। तो वहाँ पर लिखा, यहाँ पर 2 लिखते नहीं हैं हम वर्गमूल करने पर, लेकिन अब लिखा तो वहाँ पर भी 2 होता है। तो अगर 2 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 3 का जोड़ा बनाओगे और उसका अगर तुम गुणा करो तो कितना आएगा ये, या ऐसे नहीं, हाँ 3 3 का जोड़ा बनाया और 3 का जोड़ा बनाकर उसमें से एक बाहर निकालते हैं। तो 3 में से एक बाहर निकाल दो और ये 3 का जोड़ा बन गया तो इसमें भी एक बाहर निकाल दो, कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये जो बेसिकली अगर तुम 729 का वर्गमूल करोगे तो 9 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 9 का घन करोगे तो 729 आएगा। 729 का अगर तुम घनमूल करोगे 729 का तो वो 9 आएगा। एक दूसरे के ये उल्टे चलते हैं, वर्ग और घन और घनमूल एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, ऐसे ही वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से करना होता है। जैसे अब मैं एक रैंडम एग्जाम्पल तुम्हारे सामने फेंकूं तो मान लो तुम्हें 30 या 30 नहीं, 120 चलो ले लो। 120 का तुम घनमूल निकाल के दिखाओ, किस तरीके से करोगे। सबसे पहले वही चीज़, इसके तुम गुणनखंड बनाओगे। 2 का भाग दिया 60 आया, 2 का भाग दिया 30 आया, 2 का भाग दिया 15 आया, 3 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। तुम 120 की जगह पर क्या लिख दोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, घनमूल का मतलब कि 3 3 के जोड़े बनाओ। 3 3 का जोड़ा बनाओ, उसमें से एक बाहर ले लो। तो ये जो इतने चीज़ थी उसमें से तुमने ये बाहर ले लिया और अंडर रूट में मतलब क्यूब रूट में क्या बच गया, अंदर घनमूल के अंदर क्या बच गया, 3 और 5 बच गया, 3 और 5 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2 इस तरीके से तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा सरल हो गया है, ये जो इतनी बड़ी चीज़ थी वो थोड़ा सरल हो गया, तो सरल करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं घन और घनमूल का चक्कर जो भी होता है वो। अब कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मान लो अंडर रूट 16 है तो इसका आंसर क्या आएगा। ये जो 16 होता है वो किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है। तो तुम बोलोगे ये तो 4 का वर्ग होता है भैया। तुम बोलोगे ये तो -4 का भी वर्ग होता है, -4 का वर्ग भी तो 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ सकते हैं कि मैं 16 की जगह पर मान लो क्या लिख दूं, 16 की जगह पर मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -4 का स्क्वायर रख दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर से अंडर कटेगा और -4 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ तुमने करा वो उसमें थोड़ा सा झोल हो गया। कभी भी जो अंडर होता है वो नेगेटिव संख्या नहीं देता कि अंडर 16 का मान -4 हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका जो भी आंसर आता है उसमें मोड लगा रहता है। इसको ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर 16 है। अब तुम यहां पर डाल सकते हो कि x बराबर तुमने 4 डाल दिया या x बराबर -4 डाल दिया, तो तुम्हारे पास 2 आंसर आ गए x के, 4 और -4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि तुम x यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मतलब करते क्या है, इसमें तुम 2 का भाग दोगे तो इसकी जो घात है उसमें भी 2 का भाग दोगे। इस तरीके से थोड़ा चलता है। या तुम एक तरीके से बोलो कि हम इसको लिखते हैं कि x बराबर ± √16। √16 का मान तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, प्लस में आएगा 4, लेकिन इसके आगे चिन्ह लगे हुए हैं पहले से, तो ये तो 4 आएंगे ही आएंगे। तो अब जो x के मान आएंगे वो कितने आएंगे, प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोले कि जो अंडर रूट होता है उसका कभी भी मान अब नेगेटिव नहीं आ सकता। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि कभी तुम ऐसा कर दो कि अंडर रूट का मान मतलब अंडर रूट का जो मान है वो -4 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब और ना ही अंडर रूट में कभी माइनस आ सकता है कि -16 का अंडर रूट तुम निकालो, वो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी तुम क्लास 11th में आओगे
तो तुम्हें अलग अलग प्रकार के फंक्शन पढ़ाए जाएंगे। उसमें एक फंक्शन ये भी होता है अंडर रूट, कि इसके अंदर तुम कुछ डालोगे इनपुट और ये कुछ आउटपुट देगा। आउटपुट यानी कि आंसर देगा, आंसर देगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि उसका केवल एक आंसर आ सकता है, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकते। तुमने यहाँ पर कुछ इनपुट डाला, मान लो यहाँ पर अभी क्या है 16 है, तो ये जो आंसर देगा वो केवल एक ही आना चाहिए। ऐसा नहीं तुम कर सकते कि अंडर 16 है, इसके आंसर एक तो आ गया 4, एक तो आ गया -4, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उसके डेफिनेशन के ही खिलाफ है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम नेगेटिव वाले को नहीं लेते, पॉजिटिव वाले को लेते हैं। तो एक तरीके से इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो। तो दो बातें सिंपली तुम्हें याद रखनी है कि एक तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, कि ऐसा कुछ आ गया कि अंडर रूट -16, ये हो ही नहीं सकता। अंडर रूट के अंदर कभी -16 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर तुमने 16 का तुमने वर्गमूल लिया तो वो कभी -4 नहीं आ सकता। यहाँ पर माइनस में इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दो बातें हैं। क्यूब रूट में ये चीज़ें चल सकती हैं, क्यों चल सकती हैं उसको देखो। जब तुम करते हो 2 का क्यूब तो उसका कितना आंसर आता है 8, और जब तुम करते हो -2 का क्यूब उसका कितना आता है -8। क्यों हो रहा है? -2 गुणा -2 गुणा -2, ऐसा ही है। माइनस माइनस +4 हो गया, गुणा -2 हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 4 दूनी 8 होगा, तो -8 आ रहा है। तो इन दोनों के दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम करो √8 मतलब क्यूब रूट 8 तो उसका क्या आंसर आएगा 2 आएगा। अगर तुम कर दो घनमूल किसका -8 का तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसका उल्टा -2 मिलेगा। तो अब दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो जो घनमूल होता है वहां पर ऐसी चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन वर्गमूल में ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है बस। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भाजकता के नियम करा देता हूँ थोड़े थोड़े, तो उससे फिर आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हम बीजगणित को स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा को। ये जो तुम घातांक के नियम पढ़ते हो कि x⁴n y⁴m, या ऐसे पढ़ते होगे तुम, तो a⁴m गुणा a⁴m गुणा a⁴n, ये हो जाते हैं a⁴m+n। ये सब क्या होते हैं वो सारी चीज़ें कल की क्लास में बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये तो खैर बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। भाजकता के नियम अगर देखा जाए तो भाजकता के नियम मतलब कोई बड़ी सी संख्या, मान लो 2 4 6 8 1 3 ऐसा कुछ है, मान लो संख्या। मुझे चेक करना है कि क्या इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा कि नहीं, 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं, 4 का भाग चला जाएगा कि नहीं। मैं पूरे में देकर नहीं देख रहा कि मुझे 4 का भाग देना ही है इसमें, 4 का भाग देना ही है इसमें, मुझे बस चेक कर रहा हूँ कि चला जाएगा कि नहीं, ताकि हम आगे बढ़ें, कि हम चेक मतलब देकर भी देखें। जैसे हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, जैसे मैंने कहा 420 का, तो हम देखते ना कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जैसे 7 कितना आ जाएगा 300 कितना आएगा ये 36, ये ऐसा नहीं कुछ 29 729 जैसे अभी हमने लिया था। तो इसको चेक कैसे करें कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो चेक कैसे करें। तो उसके लिए आते हैं भाजकता के नियम। जैसे अगर तुम्हें चेक करना है कि 2 का भाग, 2 की भाजकता के नियम अगर तुम्हें चेक करना है, 2 की भाजकता चेक करनी है, तो मान लो कोई मैं संख्या लेता हूं 18 मैंने ले लिया। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि इसमें भाग चला जाएगा कि नहीं 2 का, तो लास्ट वाले को देखा करो बस, 2 का भाग किस किस में चला जाता है। और 2 का भाग किस किस में जाता है वो क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं वैसे तो, लेकिन कहीं से भी कर सकते हैं। तो माइनस वाली भी सम संख्या होती हैं। 0 2 4 6 8 10 आएगा तो उसमें फिर से 0 आ जाएगा। 12 14 16 18 20 22 24 26 इस तरह चलता जाएगा। 28 फिर से 30। अब इसको ध्यान से देखो, 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0, वही चीज चल रही है। मतलब 2 का भाग किस किस में चला जाएगा, जिसका लास्ट का अंक इन सब में से हो, कि 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं, जैसे 2 8 6 4 ऐसा मैंने कर दिया, तो लास्ट में 4 आ रहा है उसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। ये मतलब है कहने का कि लास्ट का अंक देख लो कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा,
और पूरा 2 का भाग चला जाएगा पूरे में। ठीक है, ये होती है 2 की भाजकता। अब मुझे 3 की भाजकता चेक करनी हो तो 3 की भाजकता चेक करनी है मुझे। 3 की भाजकता ठीक है, मैं इनमें अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो 3 की भाजकता चेक करनी है तो क्या होगा, मान लो कोई संख्या है, जैसे 343 ले ली मैंने, 342 ले ली, चलो। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि अगर मुझे 3 का भाग इसमें चेक करना है कि चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3 है, 4 है, 2 है, ऊपर के जितने अंक है तीनों के तीनों अंकों को जोड़ूंगा कि 3 + 4 + 2 कितना हुआ, 4 3 7 और 2 9 हो गया। अगर उसमें 3 का भाग चला जा रहा हो तो 3 का भाग 9 में चला जाता है, तो फिर इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि तीनों अंक, जो भी अंक दिए रखे होते हैं उनको जोड़ कर देखते हैं कि उसमें भाग चला गया तो पूरी संख्या में चला जाएगा। जैसे 31 मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है, ठीक है, या कितना हो गया ये, 2 और ले लो, चलो। मुझे चेक करना है कि ये पूरी जो संख्या है, जैसे मैं अभाज्य गुणनखंडन कर रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, 2 5 कर लो, चलो इस तरीके से। तो क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ये बताओ तुम। तो उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके सारे अंकों को जोड़ देंगे कि 3 + 8 + 2 + 5, ये मैंने चारों के चारों अंक जोड़ दिए, कितने आया, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 आया। क्या 18 में 3 का भाग जा रहा है, तुम बोलोगे हाँ भैया 6 बार चला जाएगा, तो फिर इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब तुम देकर देख लो कि 3 एकम 3, हासिल कुछ बची नहीं, 3 दूनी 6, 2 हासिल बची, 7 3 21, 1 हासिल बची, 5 3 15, चला गया ना पूरी बार। तो ये होता है 3 की भाजकता का नियम। ठीक है, और ये है 4 की भाजकता के नियम देखने हो तुम्हें कि 4 की भाजकता 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो चेक करना है तुम्हें। तो कैसे करोगे, तो बहुत आसान है। जैसे 4 6 8 4 6 मैं कर रहा हूँ 2 4, ऐसे मैंने करा। तो जैसे 2 की भाजकता चेक करते थे तो उसमें क्या कहते थे हम कि लास्ट का जो अंक है उसमें 2 का भाग देकर देख लो, तो अगर उसमें भाग चला गया तो पूरे में चला जाएगा। और 4 की भाजकता में हम क्या कहते हैं कि लास्ट के 2 अंकों को देख लो। जैसे 4 को क्या कहते हैं, जैसे अभी हम देखूं कि 4 6 2 4 है, अगर मुझे 2 की भाजकता का नियम चेक करना हो तो मैं क्या करूँगा कि लास्ट के अंक को देख लो कि 2 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब मैं कहूँ कि मुझे 4 की भाजकता के नियम देखने हैं, 4 की भाजकता देखनी है, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो 1 2 तो कहेगा कि इस वाले में भाग देकर देखो, लास्ट वाले में, और ये वाला 2 बचेगा वो करेगा इसमें भाग देकर देखेगा। तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि 24 ये जो है उसमें 4 का अगर भाजकता चेक करनी है तो लास्ट के 2 अंकों में भाग देकर देख लो कि 4 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो 4 का भाग 24 में जा रहा है 6 बार, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, यह है 4 की भाजकता। अगर मुझे 5 की भाजकता चेक करनी हो तो 5 की भाजकता मुझे चेक करनी है तो क्या करूँगा, कोई मैंने ले लिया 625 610, या ऐसे देखो इसको, 5 की भाजकता मतलब 5 का तुम पहाड़ा पढ़ो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ऐसा ही तो चलता है। लास्ट का अंक देखो तुम, 5 0 5 0 5 0 5 0 5, ऐसे ही चलता जाता है। तो अगर कोई संख्या है मान लो 625 630, तो अगर किसी का लास्ट अंक 5 या 0 में से कुछ भी है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा कभी भी। 5 और 0 के अलावा कुछ भी अगर तुमने डाल दिया, मान लो 732 ले 22 ले लिया, तो इसमें 5 का भाग कभी नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट का अंक या तो 5 होना चाहिए था या फिर 0 होना चाहिए था, तब उसमें 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये है 5 की भाजकता का नियम कि लास्ट का अंक 5 या 0 ही होना चाहिए, लास्ट का अंक, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। ठीक है, अब मुझे 6 की भाजकता चेक करनी है। 6 की भाजकता चेक करनी है तो 6 की भाजकता का मतलब
6 कैसे बना है, 3 का बना है और 2 का बना है, तो दोनों के अलग अलग नियम देख लो कि उसके तीनों अंक जोड़ कर देख लो। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 216, क्या इसमें 6 का भाग जा रहा है, ये देखना है मुझे, चेक करना है। तो 6 का भाग चेक करना है, यानी कि 6 का भाग चेक करना है, यानी कि 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो 3 का नियम क्या कहता है कि सारे अंकों को जोड़ लो और उसमें अगर 3 का भाग चला जा रहा हो तो हम कह देंगे कि 3 का भाग चला जाएगा। तो 2 + 1 + 6, 216 को हमने इस तरीके जोड़ा तो 3 और 6 9 हो गया, 9 में 3 का भाग चला जाता है। लेकिन साथ में हमें 2 भी चेक करना पड़ेगा। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट का अंक देख लो कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं। तो 6 में 2 का भाग तो चला जाता है, यानी कि अब इस पूरी संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। तो 6 की भाजकता चेक करने के लिए तो दोनों को चेक करना पड़ता है कि 3 का भाग भी जा रहा है, या 3 के भाजकता नियम देखने पड़ेंगे और 2 के भाजकता के नियम भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, 7 की भाजकता तुम्हें चेक करनी हो तो 7 की भाजकता क्या है ये, रुक जाओ चार्ज लगा लें, दो भाजकता के नियम। तो अब 7 के भाजकता के नियम देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 343, मुझे चेक करना है इसमें 7 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट वाले अंक को उठाऊंगा, इसको अलग करा, लास्ट वाले अंक को अलग करा, और ये जो 34 है, ये जो 3 4 है, उसमें से मैं 3 का डबल करके, 3 का डबल कितना आएगा, 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, वो कितना आएगा 28 आएगा। तो 28 में चेक कर लूँगा कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 4 बार जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। कोई और एग्जाम्पल ले लो, 729 ले लो, चलो 729 ले लो। अगर मैं 9 है, 9 का डबल करूँगा कितना आया 18, 18 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना आएगा, ये 2 और 7 9 आएगा। 9 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें ये नहीं जाएगा। अगर यहाँ 7 होता तो कितना होता, या 7 का किस किस में भाग जाता है वो देख लेना कि 49, अब तो खैर हो गया। तो जैसे 63 है तो 6 का डबल कितना होगा, सॉरी 3 का डबल कितना होगा 6, 6 को तुम में से 6 में से इस वाले में से घटा देना है। 6 को 6 में से घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में तो 7 का भाग चला ही जाएगा 0 बार। तो इस तरीके से 63 में भी फिर 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 की भाजकता नियम होता है। 8 की भाजकता के नियम देखा जाए तो वैसे तो इनकी जरूरत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर वही है। जैसे 2 का भाग चेक करते हैं, जैसे 244 है, 4 8 1 6 ऐसा कुछ है मान लो। तो जब हमें 2 की भाजकता चेक करनी होती है तो हम लास्ट वाले अंक को देखते हैं। 4 की भाजकता चेक करनी होती है लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं। तो 8 की भाजकता चेक करनी होती है मैं लास्ट के 3 अंकों को देखूंगा, क्योंकि 8 क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 अंक तुम्हें चाहिए होंगे चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम 8 की भाजकता चेक कर सकते हो। 9 की भाजकता कैसे चेक करेंगे, इसके लिए वही चीज़ है कि 3 की भाजकता कैसे चेक करते हैं कि तीनों अंकों को जोड़ते हैं। जैसे क्या बताऊँ तुम्हें, कोई एग्जाम्पल लो, 9 और 729 है, चलो। तो अगर इसमें 9 की चेक करनी है कि 9 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो क्या करूँगा, इनके तीनों अंकों को जोड़ लूँगा। तो 7 2 9 2 सॉरी 7 + 2 + 9 कितना हो गया, 7 2 9 9 9 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है नहीं कि वो देख लूँगा, तो जा रहा है तो इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा। तो वही है 3 की तरह इसको भी देखना होता है कि तीनों अंकों को जोड़ो, उसमें 9 का भाग देकर देखो। 10 का तो बताइए कि 0 आएगा, कट जाएगा। 11 का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, 11 की भाजकता के नियम, 11 के भाजकता के नियम, भाजकता चेक करनी है हमें। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं तुम्हारे सामने 121 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये क्या है, 1 है 2 3 ऐसे गिनती तो पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है, विषम नंबर है, विषम नंबर, ये सम नंबर है, ये विषम नंबर है, ऐसे तो चल रहा है। तो इसी तरीके से इनको हमने वो दे दिया, ये पहला जो है ना वो विषम अंक है, विषम अंक है, ये सम अंक है, ये विषम अंक है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे तुक्केबाजी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 4 6 ऐसा कुछ ले रहा हूँ। तो ये जो है वो बेसिकली पहले नंबर पर आ रहा है, तो इस चक्कर में उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑड है, विषम है। फिर ये सम आ गया, ये फिर विषम आ गया। तो 11 की भाजकता चेक करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, ये जो विषम वाले होते हैं उनको जोड़ते हैं। 6 और 2 को जोड़ा, उसमें से माइनस कर देंगे 4 को, फिर देखेंगे कि इसमें 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। कितना आएगा ये 6 2 8, 8 में से 4 गए तो
4 आएगा। अब इसमें देखें 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर करना है। तुम्हें क्या करना है, 1 और 1 विषम वालों को ऐड करना है और उसमें सम वाले जो अंक हैं उनको तुम्हें घटा देना है। तो विषम वाले क्या है, 1 + 1 करोगे, 1 और 1 जोड़ा माइनस ये जो सम वाला है 2 वो जोड़ दिया, तो कितना आया, 0 आया। तो 0 में तो 11 का भाग चला जाता है। तो इस तरीके से 11 की भाजकता चेक करते हैं कि विषम वाले जो स्थान होते हैं, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, तो विषम स्थान वाले को एक साथ जोड़ दो और उसमें से सम स्थान वालों को घटा दो तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाजकता के नियम चलते हैं। आगे भी और हैं लेकिन इतना काफ़ी है, 11 तक तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो ये थी हमारी बेसिक क्लास, बेसिक मैथ्स की तीसरी क्लास। और इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहूँगा अगले लेक्चर में। बाकी जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो ऑफलाइन मेरे आसपास के लोग हैं, मनिया क्षेत्र के, मनिया जो कि धौलपुर में आता है, तो वो लोग ऑफलाइन पढ़ने भी आ सकते हैं। लोकेशन वगैरह तुम्हें सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दी होंगी। बाकी तुम इस नंबर पर मैसेज भी कर देना, मैसेज भी कर देख सकते हो और आसपास के हों जो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक पहुंचा देना ये वीडियो कि काम की चीज़ें चल रही हैं। अभी बेसिक मैथ चल रहा है, क्लास 11th में एंटर करने से पहले, क्लास 11th को शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें तुम्हें पता रहनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत में तो तुम आने वाले हो, ये श्योर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।